सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अनुच्छेद 141 के तहत भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी डिक्री पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। 2. अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पूरे भारत में लागू करने योग्य होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। संदर्भ: राजीव गांधी हत्याकांड के 6 आजीवन कारावास के दोषियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 के अधीन उनकी रिहाई के आदेश के बाद जेलों से मुक्त कर दिया गया। अनुच्छेद 142 के तहत भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय करने के लिए कोई डिक्री पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। ध्यातव्य है कि कानून द्वारा प्रदान किया गया कोई विशिष्ट दिशा निर्देश या नियम नहीं है जो बताता है कि कब, कहां और किन परिस्थितियों में शीर्ष न्यायालय उक्त लेख को पूर्ण न्याय करने के लिए लागू कर सकता है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लागू करने का अधिकार देता है। अतः सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भारत के पूरे क्षेत्र में लागू करने योग्य है। उसी प्रकार जैसे कि संसद द्वारा अधिनियमित किसी भी कानून या भारत के राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश संपूर्ण भारत में लागू होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय करने के लिए कार्यकारी और विधायी जिम्मेदारियों का प्रयोग करने के लिए अनुच्छेद 142 से व्यापक अधिकार प्राप्त करता है। अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा के साथ ही अनुच्छेद 136 द्वारा पूरक है। अनुच्छेद 142 के तहत पिछले आदेश हाईवे मामले में शराब बिक्री पर रोक 2016, कोयला ब्लॉक आवंटन मामला 2014, यूनियन कार्बाइड केस 1989, डिजिटल शक्ति अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह मेटा के सहयोग से महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। 2. इसका उद्देश्य महिलाओं की डिजिटल साक्षरता, साइबर अपराधों और निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। संदर्भ: साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने 15 नवंबर 2022 को डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की। डिजिटल शक्ति अभियान ये साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा, पूर्व में फेसबुक, के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की एक पहल है। यह महिलाओं को किसी भी अनुचित घटना के खिलाफ खड़ा करने की पहल है जो वे ऑनलाइन स्पेस में देख सकती हैं। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक महिला को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। यह अभियान जून 2018 में शुरू किया गया था। अभियान के तहत महिलाओं को इंटरनेट और सोशल मीडिया का सुरक्षित और सावधानी से उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं की डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, साइबर अपराधों और निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हिमरू टेक्सटाइल क्राफ्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. हिमरू शब्द एक फारसी शब्द से बना है तथा ये रेशम और कपास से बना एक कपड़ा है।
2. मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हिमरू को औरंगाबाद लाया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी. हिमरू टेक्सटाइल क्राफ्ट। हिमरू रेशम और कपास से बना एक कपड़ा है जो स्थानीय रूप से औरंगाबाद में बनाया जाता है। हिमरू फारसी शब्द हमरूह से बना है जिसका अर्थ है समान। ये कुंभ ख्वाब की प्रतिकृति है जो प्राचीन काल के सोने और चांदी के धागों से बुनी जाती थी और शाही परिवारों के लिए होती थी। इसमें फारसी डिजाइन का उपयोग किया जाता है और ये दिखने में बहुत ही विशिष्ट है। औरंगाबाद के हिमरू की अपनी अनूठी तथा आकर्षक शैली और डिजाइन के कारण अत्यधिक मांग है। इसे मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में औरंगाबाद लाया गया था। मोहम्मद तुगलक की साहसिक यात्रा के दौरान कारीगरों की एक पूरी पीढ़ी ने उनका अनुसरण किया, लेकिन जब तुगलक ने राजधानी को वापस दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया तो अधिकांश शिल्पकार वहीं रह गए। इनमें से कई बुनकरों और शिल्पकारों ने शाही परिवारों को कपड़ा उत्पादों जैसे स्टोल, शॉल और अन्य लिनेन की आपूर्ति जारी रखी। हाल ही में शुरू किए गए ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस पोर्टल को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 2. 1000 किलोवाट या उससे अधिक के कनेक्टेड लोड वाला कोई भी उपभोक्ता पोर्टल के माध्यम से अक्षय ऊर्जा के लिए पात्र है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए. भारत सरकार द्वारा स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री MNRI ने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल लॉन्च किया। 100 किलोवाट या उससे अधिक के कनेक्टेड लोड वाला कोई भी उपभोक्ता स्वयं या किसी डेवलपर द्वारा स्थापित किसी भी री उत्पादन संयंत्र से ओपन एक्सेस के माध्यम से अक्षय ऊर्जा री के लिए पात्र है। पोर्टल उपभोक्ताओं को पारदर्शी, सरलीकृत, एक समान और सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से हरित ऊर्जा का उपयोग करने की अनुमति देगा। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए अनुमोदन 15 दिनों में प्रदान किया जाएगा, अन्यथा इसे पोर्टल के माध्यम से तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रदान किया गया माना जाएगा। ओपन एक्सेस प्रतिभागियों, व्यापारियों, बिजली एक्सचेंजों, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय या राज्य लोड प्रेषण केंद्रों, केंद्रीय, राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिताओं सहित हितधारकों द्वारा ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस से संबंधित अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण के लिए पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। पोर्टल ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रदान करने के लिए एक पारदर्शी, सरल, एक समान और सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करता है, जो बिजली बाजारों का विस्तार करने और ग्रिड में री संसाधनों के एकीकरण को सक्षम करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और हरित ऊर्जा सुनिश्चित करना है। सी विजिल 22 अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। 2. ये भारत के पूरे समुद्र तट तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र के साथ किए गए अभ्यास का तीसरा संस्करण है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से गलत है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों,
डी। उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए। अभ्यास सी विजिल -22। पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल -22 का तीसरा संस्करण 15-16 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया। 26/11 के बाद से समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए विभिन्न उपायों को मान्य करने के लिए वर्ष 2018 में इसकी अवधारणा की गई थी। तटीय सुरक्षा तटीय रक्षा निर्माण का एक प्रमुख उपसेट होने के कारण समुद्री निगरानी की अवधारणा पूरे भारत में तटीय सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करने और व्यापक तटीय रक्षा तंत्र का आकलन करने के लिए है। यह अभ्यास भारत के संपूर्ण 7,516 किलोमीटर लंबे समुद्र तट और विशेष आर्थिक क्षेत्र के साथ किया गया और इसमें मछली पकड़ने वाले तथा अन्य तटीय समुदायों सहित अन्य समुद्री हितधारकों के साथ सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। यह अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा तटरक्षक बल और अन्य मंत्रालयों के समन्वय में किया जा रहा है, जिन्हें समुद्री निगरानी संबंधी गतिविधियों का कार्य सौंपा गया है। इसे रक्षा मंत्रालय के अलावा इस अभ्यास के संचालन को गृह मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, सीमा शुल्क और केंद्र राज्य की अन्य एजेंसियों द्वारा भी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। ये हमारी ताकत और कमजोरियों का वास्तविक मूल्यांकन प्रदान करेगा और इस प्रकार समुद्री और राष्ट्रीय सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने में मदद करेगा।